थिंक दैट इज ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो। और आपने बहुत सही फरमाया कि ज़्यादातर पुराने अगर जो माजी के जो वर्ष हैं उसमें अगर देखा जाए तो जस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन देयर इज दिस पीरियड कॉल्ड श्राद्ध, विच इज़ अ वेरी इनऑस्पिशियस पीरियड। तो जनरली उसमें रिटेल बहुत कम होती है, लेकिन होलसेल कंज्यूमर ओईएम्स की तरफ से अच्छी होती है। लिहाजा यू गेट लार्ज बिल्डअप ऑफ स्टॉक एट द डीलरशिप। तो जब वो स्पाइक आती है डिमांड की नवरात्रों के वक्त से, तो उस पर सप्लाई कर दी जाती है। इस बार शायद वो स्टॉक बिल्डअप नहीं हो पाया है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि प्रोडक्शन जो है वो शॉर्टफॉल रहा है, और प्रोडक्शन की शॉर्टफॉल का मेन रीजन यही है कि वो चिप की शॉर्टेज रही है। तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑन द डिमांड साइड गुड बुकिंग्स एंड गुड इंक्वायरीज, बट ऑन द सप्लाई साइड वी मे सी ए कॉन्स्टेंट। दैट्स द समरी ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड। ये काफ़ी अहम बात कही आपने। अब जो टिपिकली इस तरह का जो सप्लाई गैप होता है, और ये हमने देखा कि कई कंपनीज करने की कोशिश कर भी रही हैं, जो चिप शॉर्टेज है, कि जो प्रोडक्ट का मिक्स है उसे थोड़ा सा बदला जाए, कुछ ऑल्टरनेट ढूंढे जाएं। जो टिपिकली होता है कि टॉप एंड मॉडल्स को पुश किया जाता है, उसकी बजाय जो थोड़े से मिडिल ऑफ द स्पेक्ट्रम मॉडल्स हैं उन्हें ज़्यादा पुश किया जाए। पर ये कुछ हद तक सहायता कर सकता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जैसे आपने कहा डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, बुकिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, विच मीन्स लॉन्गर वेटिंग पीरियड इस बार ग्राहकों के लिए? जी बिल्कुल। और वो आपको अगर आप ज़मीनी उस पर देखें तो वो अभी हकीकत है कि कई मॉडल्स जो हैं उस पर एक लंबी वेटिंग पीरियड अब आ गई है। और ये सिर्फ मारुति सुजुकी के मॉडल्स ही नहीं, ये इंडस्ट्री के कई और मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके मॉडल्स में भी ये वेटिंग पीरियड देखने को मिल रही है। शशांक जी, आपने अभी बहुत ही रिसेंटली एक्सचेंजेस को अपडेट दिया था कि अक्टूबर प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। अभी आपकी किस तरह की बातचीत चल रही है अपने अपने वेंडर्स से? आपको विजिबिलिटी क्या है? आप एक रिवाइज्ड अपडेट कब तक दे पाएंगे मार्केट के साथ कि कुछ आपको सेमीकंडक्टर्स की सप्लाईज इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं? द रीज़न आई एम आस्किंग यू दिस इज़ कि आपके एक दूसरे और एक पीयर ने, टाटा मोटर्स ने अपने कॉन कॉल में बताया था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर उम्मीद थी उनको चिप सप्लाईज इंप्रूव होने की। क्या आपको भी इसी तरह की उम्मीद है? क्या विजिबिलिटी है इस यहाँ पे बैठ के अभी कैसा दिख रहा है? जी बहुत ही अहम सवाल। और आज की डेट में यही सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो पूरी इंडस्ट्री है उसके सामने है, ऑटो इंडस्ट्री के सामने। और जैसे आपने सही फरमाया कि सितंबर में तो हमने करीब 60% प्रोडक्शन कमी होने की तरफ इशारा किया था। अक्टूबर में हमने 40% कम होने का इशारा किया है। तो थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हुई है, एंड आई थिंक सिचुएशन विल गेट बेटर फ्रॉम हियर। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि वो कब एकदम नॉर्मल हो जाएगी, ये इस समय कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ना ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरे एक सप्लाई चेन है अक्रॉस द ग्लोब, जिसको हमें असेस करना पड़ेगा कि ये कब तक ये एडिशनल कैपेसिटीज बिल्ड होंगी, कब हम किस मॉडल का किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलाव आएगा, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी चिप्स किस का सप्लाई किस तरह होगी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नॉर्मलाइज कब हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन बेहतर होते हुए तो दिख रही है, ये साफ है। और ये जाहिर सा है कि ये कुछ दिनों बाद ही नॉर्मल हो पाएगी। एक और सवाल, देखिए, अभी हमने देखा है कि शेयर मार्केट में भी आपके स्टॉक को काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड रहा लास्ट एक साल। और जो स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिस्ट आपकी कंपनी को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं मार्केट स्टैंड पॉइंट से, उन्होंने कहा कि एक और मसला जो है मारुति फेस कर रहा है वो है एसयूवी साइड में कंपेरेटर्स बहुत वाइब्रेंट है अपनी ऑफरिंग्स को लेके, और मारुति की तरफ से वो थोड़ा सा एक कमी रह गई है किसी तरह की। वो जैसे ही पूरी होगी उससे आपका मार्केट शेयर जो थोड़ा सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में आ गया था वो वापस रीगेन हो सकता है। उसकी तरफ आप क्या स्ट्रेटजी बताएंगे, क्या रणनीति है? अभी आपका मार्केट शेयर ओवरऑल कैसा है? जी तो आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा मैं कि जो हमारे बाजार की जो हिस्सेदारी है, जो लगभग 50% में थी लास्ट 4 सालों में। और अगर आप थोड़ा लॉन्गर पीरियड देखें, अगर आप 2 दशक का पीरियड देखें, तो हमारा मार्केट शेयर जो है 42 से 51% के दरमियान हमेशा रहा है। दो साल को छोड़ के, जब 2012 और 2013 में, जहाँ पे वो 40 के आसपास रहा है।
50% हमारा मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ 3 साल में रहा है लास्ट 20 सालों में, और वो 3 साल लास्ट 4 सालों के हैं. इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज द मार्केट शेयर ऑफ मारुति सुजुकी, contrary to the general perception, has actually increased in the last 4 years as compared to the 16 years before 2017 and 18. एक तो ये रही बात. दूसरी बात ये जरूर है कि इस साल हमारा मार्केट शेयर करीब 5% कम हुआ है, 48 से 43% के करीब हुआ है अगर हम आंकड़े देखें अप्रैल से सितंबर के. तो इसकी कई वजह लोग बताते हैं, और मेरे ख्याल में वजह एक नहीं, काफी सारी वजह हैं. एक वजह जो लोग बताते हैं वो कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन की शॉर्टफॉल रही है, जो कि सप्लाई जो चिप शॉर्टेज है वो मारुति सुजुकी को सितंबर में ज़्यादा इफेक्ट करी, हम अगस्त में ज़्यादा इफेक्ट करी, और ऑल्सो मई में हमारी फैक्ट्री बंद रही वो कोविड के चलते. तो ये 3 चीज़ों की है कि प्रोडक्शन की वजह एक बड़ी वजह है. दूसरा, लोग बोलते हैं कि ये डीजल से जो हम निकले हैं, तो डीजल आज की डेट में 17 से 20% के करीब है मार्केट में, तो हम 80% मार्केट में खेल रहे हैं, इसीलिए ये मार्केट शेयर पे थोड़ा सा प्रेशर है. दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आई थिंक इस बार जो सबसे बड़ी बात है, और जो आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि एसयूवी सेगमेंट में एक्चुअली अगर हम उसको बारीकी नजर से देखें तो एसयूवी सेगमेंट में हमारा मार्केट शेयर कम है. अगर आप वैसे देखें मार्केट शेयर हैचेस में करीब 65-66% है और बड़ा है, इस साल भी बड़ा है कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर्स. आप अगर सेडान में देखें तो 50% के करीब मार्केट शेयर है, एमपीवी में तो 70% मार्केट शेयर है, स्लाइटली अबव लास्ट ईयर. ऑल्सो अगर आप देखें वैन्स में अब तो 95% के ऊपर मार्केट शेयर हो गया है, ये भी काफी जबरदस्त इसमें बढ़ोतरी हुई है. लेकिन हाँ, अगर आप एसयूवी की बात करें तो एंट्री एसयूवी जहां पे ब्रेजा नंबर 1 है आज भी, वहां भी फिर भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा हालांकि कंपटीशन है, फिर भी ब्रेजा इज नंबर 1. लेकिन जो मिड एसयूवी सेगमेंट है, ये मिड एसयूवी सेगमेंट वो सेगमेंट है जहां पे एमजी की गाड़ी है, या टाटा की हैरियर है, या हुंडई की क्रेटा है, सेल्टॉस है किया की. इस सेगमेंट में हमारी मार्केट हिस्सेदारी कम है. तो जाहिर सी बात है कि हम उस सेगमेंट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उस सेगमेंट में अगर हम ऐसे प्रोडक्ट उतार सकें जो कि कॉम्पिटिटिव रहे उस सेगमेंट में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट शेयर एज ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वॉल्यूम्स. ठीक है शशांक, कैटेगोरिकली मार्केट स्पेस बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक बात और बताएं कि क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस एक बड़ा कंसर्न है और ग्लोबली हम देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं पास ऑन आपने किया भी, क्या आगे भी आपको लगता है प्राइस हाइक्स करने पड़ सकते हैं? जी, मैं क्विकली आपको एक पर्सपेक्टिव इस पे भी देना चाहूंगा. एक ये नुक्ते नजर हमारा जो है इसके मुताल्लिक वो ये है कि कमोडिटी प्राइसेस अगर आप पिछले साल के से अगर कंपेयर करें तो बहुत बहुत तेजी से इजाफा हुआ है. अगर आप मार्च 2020 से अगर जैसे आप उसको कंपेयर करें तो ऐसी प्राइसेस है, कॉपर ये स्टील की प्राइसेस हैं 38 रुपए किलो से अब 70 रुपए किलो हो गई थी अभी एक महीने पहले. अगर आप जो रेयर और जो प्रेशियस मेटल्स हैं, रोडियम है या पैलेडियम है, इनकी कीमतों में भी करीब 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है. जो रोडियम जैसे 18,000 रुपए ग्राम का मिलता था, जो इस साल जो है करीब 63,000 रुपए पर ग्राम मिल रहा है. या आप बाकी कमोडिटीज देखें, कॉपर $5,000 पर टन से पिछले साल से आज $10,200 पर टन भी टच किया कुछ दिन पहले. तो ये जो इनपुट कॉस्ट है कमोडिटीज की, वो ओईएम्स जो खासकर ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि 75% कॉस्ट जो है हमारे ओईएम्स का जो होता है वो मटेरियल कॉस्ट होता है. तो मटेरियल कॉस्ट पे कोई भी अगर बड़ा असर होगा, जो हुआ है पिछले साल, उसका विपरीत असर पड़ता है कॉस्टिंग पे. लेकिन लास्ट ईयर हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाई, जबकि कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती गई, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी हिट हुई. वो इस वजह से क्योंकि एज मार्केट लीडर्स हम जब कोविड से बाहर आ रहे थे तो हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं, जो मार्केट बाजार जो वापस लौट रहा है, उसको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें. इसलिए हमने पिछले साल प्राइस नहीं बढ़ाई. हम ये उम्मीद लगाते रहे कि शायद आगे कमोडिटी सॉफ्टन होंगी, और हमने इसीलिए
काफी हिस्सों में प्राइसेस बढ़ाई। जनवरी में हमने 1.4% बढ़ाई, अप्रैल में 1.6, सितंबर में 1.9% बढ़ाई। लेकिन अभी भी जो है कमोडिटीज पूरी तरह सॉफ्टवेयर नहीं हुए हैं। हालांकि जो आपका प्रश्न है कि आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं, आगे जनरल कंसेंसस तो ये है कि कमोडिटी सॉफ्टवेयर होंगी, और कुछ पिछले जो गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते हैं उसमें हमें ये देखने को भी मिला कि थोड़ी सी सॉफ्टनिंग हुई है। लेकिन एज आई सेड, द एंटायर cost increases have not been passed on to the consumers, but I think the pressure on commodities for Q3 and Q4 is expected to be not as much as what we saw in the first 2 quarters. चले, यानी इसका इफेक्ट आगे भी देखने को मिल सकता है। पीएलआई स्कीम पर आपका क्या कहना होगा मिस्टर श्रीवास्तव? मारुति सुजुकी को इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? पीएलआई स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत प्रोग्रेसिव स्कीम है। इससे बढ़ावा मिलेगा उन क्षेत्र में, नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि वो जो ईवी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको स्पेसिफाई किया है, करीब 27 ऐसे कंपोनेंट्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं जिसको इस पीएलआई स्कीम में बढ़ावा दिया है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, प्रोग्रेसिव है। इससे लोकलाइजेशन भी को भी बढ़ावा मिलेगा और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को भी बढ़ावा मिलेगा जो कि ऐसे इन्वेस्टर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को जो इन्वेस्ट करें इस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें थोड़ा सा एक डर रहता है लोगों को कि इसमें करना चाहिए या नहीं, लेकिन इससे उनको एक बल मिलेगा। दे विल गेट दैट गुड फीलिंग एंड देयरफॉर इट इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन these new technologies. Very good and progressive, and I think the effect will be felt very much later on with regard to development, especially on the EV front. बिल्कुल, एक्चुअली इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल भी था शशांक जी, बिकॉज और आपने सही कहा कि ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं इस पे फोकस भी करना चाहिए, बात भी करनी चाहिए। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कुछ एक एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, अफोर्डेबिलिटी इज स्टिल एन इश्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी काम हो रहा है लेकिन अभी काफ़ी काम होना बाकी भी है। सो व्हाट इज़ योर असेसमेंट, आपकी रणनीति क्या है जो एक सबसे सस्ती, और ये सवाल मैं स्वदेश के दर्शकों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि सभी के रेडार पर है ई व्हीकल्स, आइडियल प्राइस ब्रैकेट क्या हो सकता है जिसमें एक एंट्री लेवल ईवी भारत में कंज्यूमर्स को उपलब्ध हो सकती है आने वाले भविष्य में, चाहे आपकी तरफ से हो किसी और प्लेयर की तरफ से, बट वो जो एक स्वीट स्पॉट होता है प्राइसिंग का वो क्या होगा? जी, तो बहुत ही मुश्किल सवाल आपने किया है क्योंकि हर व्हीकल की कैटेगरी, ईवीज विल बी अवेलेबल अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। तो ईवी में जो आज की डेट में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे आलमी तौर पे जो डेवलपमेंट है ईवी का, वो इतनी तेजी से नहीं प्रोग्रेस हो पाया है। लास्ट ईयर सिर्फ 2% जो गाड़ियां थी वो बैटरी ईवीज जिसको कहते हैं वो दुनिया में बिकी थी। वो उसकी वजह, बुनियादी वजह यही है, नंबर 1 की जो आज की जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कस्टमर के लिए बहुत हाई है। स्पेशली जैसे आपने एंट्री लेवल कंज्यूमर्स की बात करी, एंट्री लेवल कंज्यूमर्स बहुत सेंसिटिव है प्राइस को लेके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई इन दैट सेगमेंट। लिहाजा अगर आप कोई महंगी ईवी उस क्षेत्र में उतारेंगे, उन लोगों के लिए उतारेंगे, तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होगी, और यही हो रहा है। अभी तक कोई इतनी बड़ी सक्सेस इसलिए नहीं मिल पा रही है। लास्ट ईयर 5000 गाड़ी बिकी हैं करीब 27-28 लाख में, यानी 0.5% से भी कम ईवीज। दूसरा जो वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में विद रिगार्ड टू दी चार्जिंग इज नॉट सो गुड, और वो भी ऑफ कोर्स इट स्लोली डेवलप होगा। और तीसरा है जो कंज्यूमर का जो रेंज एंग्जाइटी है, जिसको हम कहते हैं कि एक चार्ज पे कितना किलोमीटर चलेगी, वो अभी तक कस्टमर्स के दिमाग पे एक बोझ की तरह है। तो जब तक ये 3 चीजें एक का सोल्यूशन एक मैन्युफैक्चरर, ओईएम या हमारा इकोसिस्टम नहीं निकाल पाता है, तेजी से जो ईवी की ग्रोथ है वो इस समय शायद अभी नहीं हो, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि आगे आने वाले दिनों में ईवीज की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप पावर ट्रेन की कॉस्ट देखें तो आइस इंजन, जो नॉर्मल डीजल और पेट्रोल के इंजन होते हैं, आइस इंजन की जो पावर ट्रेन है उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं।
क्योंकि एमिशन नॉर्म्स और तगड़े होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट एमिशन नॉर्म्स को और स्ट्रॉन्ग करती जा रही है जैसे जैसे एनवायरनमेंट पे जोर बढ़ रहा है, और इसलिए उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ईवीज की कीमत एक्सपेक्टेड है कि कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जिसके बाद ईवी की चूंकि रनिंग कॉस्ट कम होती है बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब सारे जो माहरीन हैं उनकी यही जो डिस्कशन पॉइंट यही है कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आएगा, 2027, 2028, 2029, अलग अलग लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन जनरल कॉन्सेंसस ये है कि 2030 तक 8% से 10% की 10% गाड़ियां ईवी होंगी। और अगर आप आज की ग्रोथ रेट्स दें तो 2020 से 2030 के बीच में के दरमियान करीब 70 मिलियन गाड़ियां हिंदुस्तान में बनेंगी, और अगर 8-10% आप वो हटा दें तो 63 मिलियन गाड़ियां अभी भी आईसी इंजन की होंगी और 7 मिलियन ईवीज होंगी। तो वो 63 मिलियन के लिए वो जिनका जो उनका जो है पर्यावरण पे जो इफेक्ट है उसको कैसे हैंडल करना, वो बहुत एक अहम बात है, बहुत अहम मसला है। और यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि जब तक ईवी 100% नहीं आती है और बहुत तेजी से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आता है, उस टाइम तक हमें हाइब्रिड का रूट लगाना पड़ेगा और हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स यूज करने पड़ेंगे जैसे सीएनजी। और हमको देखने में भी मिल रहा है कि जिस तरह से सीएनजी का जो रुझान बढ़ रहा है कंज्यूमर्स में, वो उससे ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर्स भी का भी थॉट इसी डायरेक्शन में है, both for hybrids as well as for CNG. But चलिए we are शशांक जी, going बिल्कुल towards the EV direction. Yes. बिल्कुल। शशांक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और शुभकामनाएं 18 हाउस स्वदेश की तरफ से आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए भी। उम्मीद है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे आप, जो आपके ग्राहक हैं उसे थोड़ा बहुत इंतज़ार तो करना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया, एंड मेरी भी बहुत बहुत बधाइयाँ ईटी स्वदेश के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हिमांशु आपका भी शुक्रिया, समित और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ईटी नाउ स्वदेश पर बाजार की कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल फ्लैट मार्केट। नमस्कार।